नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि इस छोटे हफ्ते में जो बड़ी तेजी देखने को मिली, क्या वो अगले हफ्ते बरकरार रहेगी? एफआईज की तरफ से जो 3 दिन की खरीदारी देखने को मिली है, क्या अगले हफ्ते बरकरार रहेगी? अभी बाजार की तेजी में कौन से वो सेक्टर हैं जहां पर जो है अभी भी खरीदारी के मौके बने हुए हैं, और कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां से अगले हफ्ते अब धीरे धीरे करके दूरी बनानी चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आज छुट्टी का दिन है, आप लोग छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि बहुत सारे दर्शकों के सवाल रह जाते हैं, लेकिन आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इकट्ठा होइए। लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे एफआई और डीआईएस के आंकड़ों के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के ऊपर जो कि हमें देखने को मिले हैं। अगर हम देखें एफआई डीआईएस के आंकड़े, लगातार उत्साह बना हुआ है एफआईएस की तरफ से। कल भी 4,667 करोड़ की खरीदारी हुई है और ये बाजार में बड़ा उत्साह बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और डीआईएस जो कि गिरते बाजार में खरीद रहे थे, अब उनको मौका मिला है तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग करते हुए 2006 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर डीआईएस की तरफ से देखने को मिली है। ये 17 अप्रैल के आंकड़े हैं। अभी जो है अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा नज़र डालते हैं कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय संकेत किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, जो कि मंथली को हमको देखने को मिलेंगे। अमेरिका से संकेत ठीक ठाक देखने को मिले थे, एशियाई बाजार भी मिले जुले संकेत वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब उम्मीद ये कर सकते हैं कि अगला हफ्ता भी मजबूती के साथ रहेगा। लेकिन कल का सत्र, क्या सत्र देखने को मिला है! शानदार 4 सालों की सबसे बड़ी तेजी इस पूरे हफ्ते में देखने को मिली है। गुरुवार को सेंसेक्स निफ्टी में करीब 0.25% से ज़्यादा का उछाल आता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि निफ्टी बैंक में करीब 2.25% की तेजी कल के कारोबारी सत्र में देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो इस छोटे हफ्ते में 3 कारोबारी सत्र में सेंसेक्स निफ्टी और मिड कैप 100 खासतौर से 4% से ज़्यादा की बढ़त रही। खासतौर से सेंसेक्स और निफ्टी में 4.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। और ये सेंसेक्स निफ्टी की एक हफ्ते की सबसे बड़ी तेज़ी रही है बीते 4 साल के अंदर। तो 4 साल की सबसे बड़ी वीकली तेज़ी जो है वो देखने को मिली है। बाजार की तेज़ी से बीएसई की जो मार्केट कैप है उसमें हमने देखा है कि करीब 4.6 लाख करोड़ की मार्केट कैप जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो शानदार हफ्ता गुजरा है। गुड फ्राइडे आप लोग सेलिब्रेट करिए और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते भी काफ़ी ज़्यादा इसी तरह का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। और हमारे साथ आज के विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। रचित सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। शानदार हफ्ता रहा सर, मतलब 4 साल में सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी, वीकली क्लोजिंग जो है गेनिंग जो है स्थिति देखने को मिली है। अगले हफ्ते से क्या उम्मीद करें सर? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए सर, बिल्कुल सही बात है कि हमने 4 सालों में सबसे बड़ी तेजी देखी है। और इस हफ्ते की आप एक और ब्यूटी देखिए कि 3 ट्रेडिंग सेशन में ही आपने पूरा खेला होता हुआ देख लिया। तो इसको ऐसे भी समराइज कर सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट ने किया। बट अब इसको समझते हैं सर, ये किस तरीके से सारा डेवलपमेंट हुआ। आप एक चीज देखें, कुछ 3-4 हफ्ते पहले 23,800 लेवल्स के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे और हम अजम्पशन कर रहे थे 24,500 जाएगा और इस तरीके से मूवमेंट करेगा। बट उसके बाद ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से अनाउंसमेंट्स आने लग गए और मार्केट ने अब नीचे का जो डायरेक्शनल मूवमेंट था वो चालू कर दिया। उसके बाद आप देखें, जैसे ही वहां से क्लैरिटी आई तो मार्केट वापस उन्हीं लेवल्स पे आके बैठ गया जहां पे हम कुछ 3-4 हफ्ते पहले बैठ के और आगे का आकलन लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये एक तरीके से देखा जाए तो वापस मार्केट उन्हीं लेवल्स पे रिट्रेस किया है। अब इसमें समझने वाली बात ये है सर कि क्या क्या और चीजें हैं। अब समझिए अगर हम उसको, तो आप देखें बहुत सारी चीजें हमारे इंटरनल डेवलपमेंट में भी होती हुई आपको दिखाई देंगी। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उन पे भी हमें नजर रखनी होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये ट्रम्प टैरिफ का जो आपका एक थ्रेट है, ये फॉर द टाइम बीइंग जो डिले हुआ है, उस टाइम पे मार्केट अपने ऊपर फोकस करेगा। और जिस तरीके से इन्फी के रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरीके से और पिछले हफ्ते भी रिजल्ट्स आए, डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट्स आए, वो अब कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देंगे। और आप एक और चीज देखें सर कि कुछ रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स पहले से भी ज्यादा ही खराब आ रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं एक डराने वाला फैक्टर बनता जा रहा है, क्योंकि जब
इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर जब रिजल्ट्स आए थे, तो ये बात बोली जा रही थी कि इलेक्शंस चल रहे थे इसलिए काम नहीं हो पाया। उसके बाद आपने वेदर के ऊपर उसको जिम्मेदारी ठहरा दी। उसके बाद आपका फेस्टिव सीजन तो आया, मगर उस इंप्रूवमेंट को अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो वहां भी खराब ही था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट नहीं था। फोर्थ क्वार्टर को बहुत क्लोजली देखना होगा, अभी तक बड़ा मिक्स बैग है। तो मार्केट पहला डायरेक्शन तो आपका यहां से लेगा। दूसरी चीज, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आपको एक्सटेंशन दिया है, ये 90 दिन का दिया है। इन 90 दिनों में हमारी किस तरीके से इनके साथ ट्रेड डील होती है, या हम किस तरीके से एक सिचुएशन में आते हैं कि हमारे लिए अब सप्लाई जो हम अमेरिका में कर रहे हैं वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाए। एक तो ये चीज देखनी होगी। दूसरी चीज और जो देखनी होगी सर, कि यूएस और चाइना के बीच में क्या हो रहा है। अगर आप मान लीजिए यूएस और चाइना एक संधि, एक सही लेवल पे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे बैठ के डील नहीं कर पाते हैं, तो भी हमारे लिए एक स्पेसिफिक थ्रेट ये बन जाएगा कि अगर यूएस को सप्लाई नहीं कर पाएगा चाइना, तो बहुत सारे ऐसे गुड्स, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको चाइना हमारे एंटी डंपिंग ड्यूटी के बावजूद इंडिया में सस्ता बेचता है। तो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये तो सर एक पूरा ओवरव्यू हो गया कि अभी इन पिछले 3-4 हफ्तों में क्या हुआ, आने वाले 3-4 हफ्तों में हमें और क्या देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सिर्फ आने वाले हफ्ते की। तो देखिए, जिस तरीके से कल मार्केट ने कमाल किया, और कमाल ही किया, मतलब जिस तरीके से मूवमेंट किया था, जब वीक के स्टार्टिंग में आपके शो में हम बैठे थे तो हमने एक वाइडर रेंज में जरूर दिया था 23,800, बट फ्रैंकली बहुत ज्यादा वो आता हुआ दिख नहीं रहा था। अब वो आ गया है, तो अब हम आने वाले हफ्ते की रेंज ले लेते हैं। 23,500 पे एक सपोर्ट मिल सकता है आपको, जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर यहां से मार्केट करेक्ट करता है तो 23,500 के लेवल्स पे आपको एक सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई न्यूज ट्रिगर पॉइंट हो जाता है, या कोई इंटरनल हमारा डेवलपमेंट ऐसा होता है जिससे मार्केट और फॉल करता है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,300, जिसको अभी निफ्टी ब्रीच करता हुआ नहीं देखता है। और अगर इसके ऊपर के साइड की हम बात करें तो 24,100, 24,150 ये लेवल होगा जहां पे मार्केट को कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। और उसको ब्रीच करने की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 3 ट्रेडिंग सेशन में जो आपने कमाल कर लिया है, उसके बाद आगे बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है। अगर अच्छी न्यूज आती भी है, इंटरनेशनल न्यूज अच्छे भी होते हैं, तो 24,150 को भी ब्रीच करता हुआ मार्केट नहीं दिख रहा है। इसलिए आगे का कोई लेवल अपसाइड का आपको हम बता भी नहीं रहे हैं। इसमें एक चीज छोटी सी और मैं ऐड करना चाहूंगा सर, सॉरी मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया, मगर आप याद करिएगा सर कि हमने आपके चैनल पे, आपके शो में ही ये बात डिस्कस भी करी थी कि निफ्टी को अगर मूवमेंट करना होगा तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आप देखिए, बैंक निफ्टी ने इस बार जो मूवमेंट किया, निफ्टी को सहारा भी दिया, और अपने ऑल टाइम हाइस के पास जाने के लिए अब बैंक निफ्टी कुछ ही चुनिंदा पॉइंट्स की दूरी पे बैठा हुआ है। ये अप ट्रेंड थोड़ा सा आपको और अभी आने वाले हफ्ते में कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। ठीक, अब बड़ा सवाल ये आता है कि जो आप कह रहे थे कि अगले हफ्ते को लेकर के, जरा बात पहले जरा ये समझ लेते हैं कि आखिर में ये जो तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, ग्राफिक्स जो है आपको बता दें कि इस हफ्ते लगातार एफआईएस की तरफ से लगातार 3 दिन की खरीदारी जो हुई है, उसने बाजार के सेंटिमेंट को काफ़ी हद तक सुधारा है। 3 कारोबारी सत्र के अंदर 14,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी जो है वो की गई है विदेशी निवेशकों की तरफ से। इसने सेंटिमेंट को काफ़ी बूस्ट किया है। इसके अलावा टैरिफ पर जो 90 डेज़ का जो ब्रेक लगा है, वो भी बाजार के लिए कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बातें हैं, एक सकारात्मक बात निकल के आई है। इसके अलावा जापान अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर के जो बातचीत चल रही है, उससे जो अनसर्टेनिटी का एक माहौल बना हुआ था टैरिफ को लेकर के, वो ऐसा लग रहा है कि टेबल पर एक एक करके जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आएंगी। भारत अमेरिका के बीच भी काफ़ी हद तक तेज बैकडोर से जो है काफ़ी बातचीत चल रही है, उससे भी माहौल के अंदर काफ़ी जो है वो सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बाजार जो सेंटिमेंट बदला है उसके पीछे कारण क्या है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के नीचे फिसल गया है, इससे भी निवेशकों के अंदर उत्साह लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल में जो कीमतें, कच्चे तेल की जो घटती कीमतें हैं, उसने इन्फ्लेशन और सीएडी जो है वो आगे चल करके नहीं चिंता बढ़ाएगी, ये जो है इस चिंता को उसने दूर किया है।
तो ये तमाम वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पे हो रही हैं, जिसने बाजार के सेंटिमेंट को बूस्ट किया है। आरबीआई की तरफ से दूसरी बार ब्याज दरें जो है 25 बेसिस पॉइंट घटाई हैं, आगे भी 2 बार जो है कटौती होने की उम्मीद है। इसने भी बाजार के सेंटिमेंट को बूस्ट किया है। और सबसे आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, मॉनसून के सामान्य से बेहतर रहने का जो मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान आया है, उससे जो है बुल ने अपनी रफ्तार को और तेज कर दिया है। तो अगर चौथी तिमाही के नतीजों ने मूड खराब नहीं किया तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले अंधेरे बादल दिखाई दे रहे थे वो काफ़ी हद तक साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सूरज जो है वो रोशनी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सिर्फ चौथी तिमाही के नतीजे जो हैं वो मूड खराब कर सकते हैं। सर, टिप्पणी आपकी। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही तरीके से इसको समराइज कर दिया एज ऑलवेज। और एक और चीज देखने वाली है सर कि एफआईआईज का जो बाइंग इंटरेस्ट वापस जाग रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे आप देखें कि एक्चुअल में जो आज हमारी कंट्री की पोजीशन है, चाहे आप टैरिफ वॉर ले लें या कोई और जियो पॉलिटिकल टेंशन ले लें, हमारा सबके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है। हर एक कोई हमारी तरफ एक दोस्ती की निगाहों से ही देख रहा है। और कहीं ना कहीं एफआईएस भी ये भाप गए हैं कि अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट सेफ रखना है और ग्रोथ भी रजिस्टर करनी है विद सम ऑफ द ब्लिप्स, या मान लीजिए थोड़े से झटके जरूर देखने को मिल सकते हैं, बट वैसे अब एफआईएस का भी जो एक पूरा का पूरा हमारे देश के साथ जो संबंध है और देशों को, वो कहीं ना कहीं एफआईएस को भी समझता हुआ आ रहा है। और उनको भी ये लग रहा है कि अगर इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो इन वैल्यूएशंस में अब इंडिया ही है जो एक सेफ हेवन बनता हुआ दिख रहा है। इन सारी टेंशन्स के चलते हुए भी इंडिया एक सेफ हेवन के तौर पे उभरता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो अब सर बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवालों के अपने उत्तर चाह रहे हैं। अब उनको जो है शामिल करते हैं। काफ़ी जो है हमने मोटी मोटी जो बातें थी वो काफ़ी हद तक अपने दर्शकों को समझा दी हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, हमारे जो दर्शक हैं अंकित जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। अंकित जी का बीएफ इन्वेस्टमेंट को लेकर के इनका प्रश्न है। 569 के ऊपर इन्होंने ख़रीदा हुआ है बीएफ इन्वेस्टमेंट और जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। अभी ये शेयर चल रहा है 520 के आसपास और इन्होंने जो ख़रीदारी की हुई है वो की हुई है 569 पे। तो यहाँ पर इनको 50 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है। अभी वेट करना चाहिए क्या सर? देखिए सर, अगर इसके चार्टिकल पैटर्न्स को हम देखें, अभी क्या हम बोलें कि ये आउट द वुड्स होता हुआ दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसको देखें, अभी ये थोड़ा सा एक सपोर्ट फॉर्म करके और एक ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है, जो कि आपको कहीं ना कहीं 526 530 ले लेते हैं उसको। 530 के ऊपर अगर ये बहुत अच्छे से सस्टेन कर लेता है तो फिर आप जरूर देखें कि ये 563 रुपए का तक का भाव दिखा सकता है। और अगर ये मध्यम अवधि के निवेशक हैं और अगर मध्यम अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करें। अभी कोई बहुत अमेजिंग चेंज होता हुआ नहीं आपको दिखेगा, बट हमने जो लेवल सजेस्ट किए हैं उनको ब्रीच करेगा तो मध्यम अवधि में आपको 670 रुपए तक का भी भाव दिखा सकता है। 670 रुपये तक का भी भाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शुभम पांडे जी बहुत देर से परेशान हैं कार्यक्रम शुरू होने से पहले, कह रहे हैं सर आरवीएनएल 419 का लेवल कब तक देखने को मिलेगा। तो आरवीएनएल में इनकी पोजीशन है, मुझे लग रहा है कि इन्होंने 419 पे लिया हुआ है और अब ये परेशान है कि इनके लेवल्स कब आते हुए दिखाई देंगे। लोअर लेवल से तो ठीक ठाक रिकवरी आ चुकी है सर, जिस तरीके से तमाम शेयर टूटे थे, लेकिन इनकी खरीद से अभी भी अगर हम देखें तो 40-50 रुपये की दूरी है। अभी क्या वेट करना चाहिए इनके लिए, सही सलाह रहेगी या कुछ एवरेजिंग करने की सलाह रहेगी? आप क्या सजेशन दे रहे हैं इस समय आरवीएनएल को लेकर के? देखिए सर, इन लेवल्स पे इनको एवरेजिंग मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो वेट करें। 382 के ऊपर ये सस्टेन करता है और उसके बाद ये जब मूवमेंट चालू करता है तो बहुत कंफर्टेबली आपको 416 से 430 का रेंज है, वहां तक आता हुआ दिख सकता है। बट अब सवाल ये बनता है कि वहां पे करना क्या चाहिए। अगर आपने ये एक ट्रेडिंग बेट ली थी और आप ट्रैप हो गए थे तो आप डेफिनेटली निकल जाएं। मगर अगर आप एक मध्यम अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल भी ना डरें। आने वाले समय में अगर मार्केट सपोर्ट करता है, ये बहुत कंफर्टेबली आपको 490 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा पाए।
चलिए, तो ये फिलहाल के लिए आरवीएनएल को लेकर के राय निकल के आती हुई। सर, रेलवे पे आपका व्यू कुछ बदला है क्या, और अभी रेलवे पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब एक शेयर पे बात हो और जिसमें ज़्यादातर व्यूअर्स इन्वॉल्व हो, तो थोड़ा सा 2-4 शेयर और इर्द गिर्द के आ जाते हैं, तो हमारे बाकी शेयरों को लोगों को जो है राहत हो जाती है कि उनके शेयर पर भी डिस्कशन हो गया। तो IRFC, जुपिटर भी थोड़ा सा पकड़ लीजिए, या इरकॉन जैसे शेयर कुछ पकड़ लीजिए, 2-3 शेयर, तो थोड़ा सा जो बाकी लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको भी इसी में उत्तर मिल जाएगा। सर, मैं इन शेयरों को पकड़ने के पहले एक वो चीज पकड़ना चाहूंगा जो आपने मेरे में पकड़ ली, कि रेलवे में धीरे धीरे मेरा जो स्टैंड चेंज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और ये बात आपने जैसे ही आपने बोली, मैं समझ गया कि आपने बात पकड़ ली है। सर, कुछ टाइम पहले भी ना हमने शो में ये बात डिस्कस करी थी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कुछ पार्ट्स ऑफ यूरोप में अब हमारे रेलवे कोचेस और रेलवे एंसिलरी सप्लाई जो है वो चालू होने वाली है। और उस टाइम से ही आप देखिए एक स्टांस इसलिए चेंज हुआ था क्योंकि अभी तक हम रेलवेज की जब बात करते थे तो हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ा नहीं था, हम इंडिजिनियस कंजम्पशन पे ही रेलवे की बातें करते थे। बट सर, अगर आप दुनिया का इतना बड़ा अब एक मार्केट को सप्लाई करने जाएंगे, मतलब आप अफ्रीका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली उस टाइम के अनाउंसमेंट में अमेरिका का नाम नहीं आया, वरना टैरिफ वॉर के चक्कर में ये भी पिट जाते बिना बेभाव के। बट एनी हाउ, फॉर्चुनेट है हम अमेरिका नहीं जा रहे हैं। तो सर, अब ये जो एक्सपोर्ट्स है ना, ये एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली रेलवे पे हमारा नजरिया बिल्कुल बदल रहे हैं। और हम समझते हैं कि रेलवे जो कोचेस मैन्युफैक्चरिंग और जो एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके अच्छे दिन अब आपको 1 से 2 क्वार्टर या मान लीजिए 3 क्वार्टर के अंदर अंदर आते हुए दिख सकते हैं। और अब क्योंकि और जो क्लाइंटेल है वो वाइड होगा, तो डेफिनेटली आपको जो पहले इन्होंने रेवेन्यूज दिए थे उससे बहुत इंप्रोवाइज रेवेन्यूज होंगे। और चार्टिकल पैटर्न्स पे भी वो कहीं ना कहीं दिखने को तैयार हो रहा है। तो डेफिनेटली अब हम रेलवे में अपना स्टैंड बदल रहे हैं। और सर, शेयरों की अगर हम बात करें तो पहले आप बताइए कौन सा कवर करूं। जी, पहले आप इरकॉन ले लीजिए सर। इरकॉन ले लीजिए, टीटागढ़ ले लीजिए और एक जुपिटर ले लीजिए, 3 ले लीजिए सर। पहले इरकॉन से शुरू करते हैं। इरकॉन, जुपिटर। अभी 160 के आसपास इरकॉन अब आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में रिकवरी ओवरऑल रेलवे में जो है आती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा आपने सही कहा कि ऑर्डर्स जो है वो बड़े मिलते हुए दिखाई दिए हैं। करीब 1.5 हफ्ते पहले ही मुझे लगता है करीब 16,000 करोड़ के आसपास के नए ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं, जो कि इन्हीं कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अलग अलग कंपनियों में। तो आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले इरकॉन से शुरू करते हैं सर। इरकॉन से चालू करते हैं। इरकॉन अब देखिए कहीं ना कहीं फंडामेंटली वैल्यूएशन कंफर्ट देने लग गया है, बट चार्टिकल पैटर्न्स पे ना अभी भी इसने कोई बहुत ट्रेमेंडस चेंज नहीं किया है। अभी चेंज करेगा कब? चेंज करेगा जब यहां से ये करीबन 22-23 रुपए और ऊपर जाता है। उसके बाद आप देखेंगे अगर इसने उस लेवल को ब्रीच कर दिया, जो कि करेगा, इफ नॉट टुडे नॉट टुमारो, मे बी नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। बट उसके बाद सर एक अच्छा अप ट्रेंड ये काउंटर आपको रजिस्टर करता हुआ दिखा सकता है, जो कि 255 से 260 के लेवल को आपको आता हुआ दिखेगा। और 260 के लेवल को ये ब्रीच करेगा, उसके बाद ये 325 और 350 का लेवल भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। मतलब मैंने, आप देखिए 160 रुपए के स्टॉक की बात कर रहा हूं आपसे, तो एक अच्छा अपसाइड जो कि आपको इरकॉन में देखने को मिल सकता है टाइम टू कम। जो मैंने आपको लेवल दिए हैं, आप मध्यम अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं अगर, तो आप बिल्कुल बिना चिंता के रहें, ये लेवल्स आपको सॉरी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ हम जुपिटर वैगन की बात करें तो देखिए जुपिटर वैगन अभी 384 रुपए चल रहा है। और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं इसने अपना ट्रेंड रिवर्सल दिखा दिया है। और एक छोटा सा आपको रेजिस्टेंस 425 रुपए पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। वो जैसे ही ये ब्रीच करेगा, 570 रुपए तक का मूवमेंट आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले समय में दिखा पाए। चलिए, तो ये बात हो गई रेलवे को लेकर के। कम से कम 2-3 शेयरों पे, 4 शेयरों पे हमने बातचीत कर ली। इस बीच हमारे AK जी कोई हैं जिन्होंने अपना प्रश्न भेजा है, इस नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई हुई है। कह रहे हैं सर, वोल्टास की बाइंग की हुई है, समर सीज़न की वजह से लिया हूँ। वोल्टास 1453 की इनकी बाइंग है। कह रहे हैं क्या करूँ, समर सीज़न की वजह से लिया हुआ है। और इस बात को उन्होंने कम से कम 7-8 बार जो है हमको लिख करके भेजा है। 1453
की भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। अभी 1280 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। कब लिया सर आपने 1400 के भाव पे? मुझे लगता है जो बीच में एक रिकवरी आई थी शायद, या तो उस समय आपने एंट्री ली हो। अभी 1280 के आसपास चल रहा है सर। निश्चित रूप से अब गर्मी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी इस शेयर में जो है जो टैरिफ वाला मामला जब आया उसके बाद एक गिरावट रही, जिसकी वजह से एक महीने में करीब 12.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है सर यहाँ पे। अभी क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? क्या इनको एवरेज करनी चाहिए? अब 200 रुपये के नुकसान पे हैं। वोल्टास को लेकर के आपका व्यू क्या है सर? देखिए सर, बिल्कुल आप जो आकलन लगा रहे हैं, मैं समझता हूं इन्होंने भी ना बजट के टाइम पे वोल्टास लिया होगा। बजट का अनाउंसमेंट आया था, 12 लाख रुपए तक का आपका टैक्स फ्री इनकम की बात हुई थी। उसके बाद वोल्टास ने फरवरी के लेटर पॉइंट पे ये मूवमेंट किया था, तब सब बहुत बुलिश हो गए थे। अब इनको करना क्या चाहिए? देखिए, इनके पास ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुले हुए है नहीं, क्योंकि अभी यहां से कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं आता हुआ दिख रहा है। इनको अपन दो ऑप्शन दे सकते हैं। या तो एक काम करें, 1260 रुपए के आसपास आपको मिले, आप एक बार एवरेज कर लें इसको। और ये जो एवरेज करेंगे, सिर्फ इस एवरेज के लिए आप एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना लगा के चलेंगे 1206 रुपए का। आई अगेन रिपीट, जो आप एवरेज करेंगे उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 1206 रुपए का। 1206 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जो आप 1250 या 1260 के आसपास एवरेज करते हैं, उसको आप एग्जिट कहां लेंगे? उसको आप एग्जिट लेंगे अराउंड 1400 रुपए। मतलब आपकी बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ही नीचे एक एग्जिट इसलिए बनता है क्योंकि 1400 रुपए पे इसमें कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है जो कि देखने को मिल रहा है। एवरेज करने के बाद आप इसको 1400 में बेचें। आपका जो ओरिजिनल होल्डिंग है उसको आप मेंटेन करें, क्योंकि अगर ये अब 1400 रुपए के बाद मूवमेंट करता है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि 1550 रुपए तक जा सकता है, क्योंकि समर सीजन, इसका ऑर्डर बुक, इसका आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके आप ये ट्रेडिंग करें और 1540 1550 के आसपास एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढे। मगर इस पर्टिकुलर ट्रेड को आपको डिलीवर करते हुए करीबन 1 से 2 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। 1 से 2 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। उम्मीद करते हैं कि साहब आपको आपके प्रश्न पे बहुत डिटेल्स में जो है उत्तर जो है रशीद सर ने दिया है, तो आप संतुष्ट होंगे। लेकिन इस बीच हमने जब कार्यक्रम जब की शुरुआत हुई थी तो हमने आपको ग्राफिक्स के ज़रिए बताया था मानसून एक बड़ा ट्रिगर है और वो पॉजिटिव आ सकता है। उसके पॉजिटिव होने से काफ़ी हद तक सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो है आपको बता दें, इसी की थीम पर हमने जो है ये जो है गौरांग जी से, गौरांग शाह बाज़ार के एक्सपर्ट जो हैं उनसे काफ़ी डिटेल में बातचीत की। तो क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से वो शेयर हैं, कौन से वो सेक्टर हैं जो इसका फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा, उसको लेकर के आप देख सकते हैं। इसी कार्यक्रम के तुरंत बाद दोपहर 2:30 बजे जो है अच्छा मानसून कहाँ कराएगा मुनाफे की बरसात, दोपहर 2:30 बजे आप देखना मत भूलें, क्योंकि वोल्टास को लेकर के इनका प्रश्न था। तो उसमें जितने भी जो डिमांड वाले जो शेयर हैं उस पर हमने काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया है। तो आप दोपहर 2:30 बजे जो है हमारी खास पेशकश देखना मत भूलिए गौरांग शाह के साथ कि अच्छा मानसून कहाँ कराएगा मुनाफे की बरसात। तो इस कार्यक्रम को ख़त्म होने दीजिए और इसके बाद तुरंत आपके तो वीकेंड पे आप लोगों को बिल्कुल एक से एक शो हम लेकर के आ रहे हैं। लगातार जो है बोनस के साथ बने रहिए। राजू सिंह जी, साधु सिंह जी माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। साधु जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर। कैसे हैं साधु जी आप? सर मैं तो ठीक हूँ, काफी वेट करवाया आपने, सवाल लिया नहीं सर मेरा। अरे माफ़ी चाहेंगे सर। साधु जी कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए। सर मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ सर, हरियाणा से। महेंद्रगढ़ हरियाणा से बोल रहे हैं। तो साधु जी ये कहाँ मोह माया में फंस गए आप? धन पैसा इन सब चक्करों में, मतलब जो है नाम में ही साधु है आपके। कहाँ प्रश्न क्या प्रश्न है आपका? सर प्रश्न है मेरा, इरेडा में मेरे सर 100 शेयर है मेरे 191 के रेट में सर। 191 के रेट पे, चलिए आपके भाव के नजदीक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है धीरे धीरे करके। हाँ सर। कब तक होल्ड कर ये सकते सर हैं? लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब रिजल्ट सीजन जो है वो शुरू हो गया है। नतीजों पर काफ़ी हद तक चाल अब निर्भर करेगी कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। निगाहें सबकी लगी हुई हैं। हालांकि बीच में एक डेंट वाली खबर जो है वो जेनेसॉल वाली आई है, जहां पर इनका एक्सपोजर है, उसने ज़रूर थोड़ा सा डेंट पहुंचाया है। सर 190 से के आसपास की इनकी खरीद है, 173 का भाव है। साधु जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सर देखिए, साधु जी के लिए एक ही सलाह रहेगी कि फॉर्चुनेट बात यही है
कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल अपनी पोजीशन मेंटेन करें। अभी इनके लिए कोई भी ये ट्रेडिंग जोन नहीं है यहाँ पे, ना तो मैं इनको एवरेज करने के लिए बोलूँ ना एग्जिट करने के लिए बोलूंगा। अब हम ये बात करते हैं इनके भाव कब आएंगे। इनके भाव आएंगे, आप ये देखिएगा 186 188 ये लेवल को ये ब्रीच करके ब्रेकआउट करके क्लोजिंग करता है विद गुड वॉल्यूम्स, तो फिर इनके लेवल आना बहुत इजीली पॉसिबल हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बिल्कुल भी आपने इतना पेशेंस मेंटेन किया है, आप इसमें से ना निकलें। जैसे जैसे सिचुएशन ठीक होगी, आने वाले समय में नंबर्स ठीक होंगे, आपको बहुत इजीली ये 270 से 290 रुपए तक का भी भाव दिखा सकता है। तो वहां जाके जब वो भाव आ जाए, एक बार सर के चैनल पे आके वापस से सवाल करिएगा, आपको डेफिनेटली हम फिर से जवाब देंगे। बिल्कुल सर, तो ये आपके लिए अभी कोई चिंता वाली बात नहीं सर। नतीजे पर आपका कमेंट क्या रहेगा? काफ़ी शानदार नतीजे रहे। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा गिरता हुआ, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, गिरता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन इसके अलावा प्रॉफिट जो है हमने देखा 49% बढ़ा है। NII में 47% की बढ़ोतरी रही है और उसके बाद से शेयर में अच्छी खासी तेज़ी भी रही। अभी क्या मतलब फंडामेंटली तो आपको कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही सर? नहीं सर, फंडामेंटली कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूँ एडा भी उन काउंटरों में से एक ही है जिसमें आप देखें इन्हीं लेवल्स पे जब हमने आपके चैनल पे सफर चालू किया था, लोअर लेवल की हम बातें करते रहते थे और लोअर लेवल पे हमने एवरेज की बातें करी थी। तो इसके मतलब आपके चैनल के साथ ना हमने इसका यू टर्न वाला मूवमेंट देख लिया है। आप अगर हमारी पुराने वीडियोस में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब ये फाइनली आउट द वुड्स आता हुआ दिख रहा है, तो मैं समझता हूं बने रहें, अच्छा रिटर्न देगा। जी चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए। और इस बीच अगली दर्शक के पास चलते हैं जिन्होंने अपना प्रश्न हमें भेजा हुआ है। और यहाँ पर एक और नतीजों वाला शेयर आ गया है, वो है अशोक प्रजापति जी की तरफ से एंजल वन। एंजल वन के नतीजे खराब रहे हैं। 198 शेयर 2670 के भाव पे लिए हुए हैं इन्होंने, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करें। अभी अगर हम देखें एंजल वन पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 2348 के आसपास का है। कल जो है ऑलमोस्ट फ्लैट जो है क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। सर एंजल वन में क्या कुछ राय आपकी रहेगी? यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफा है वो गिरता हुआ करीब 49% के आसपास कंपनी का मुनाफा जो है वो घटा था। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए सर, एंजल वन के अगर हम बिजनेस मॉडल को देखेंगे ना, तो इनका रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। मतलब आप जितने भी ये ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनको देखेंगे तो जैसे मोतीलाल ओसवाल, उनका HNI कैटेगरी बहुत ज्यादा है, PMS बहुत स्ट्रांग है। एंजल वन हम देखें, एंजल वन का रिटेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अभी जो फॉल आया है, अभी जो करेक्शन भी क्या मतलब जो मार्केट ने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिया है, ये सर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैवी था जिन्होंने पोस्ट कोविड अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करी थी और वो इसको सही तरीके से झेल नहीं पाए। वो कहीं ना कहीं आपको एंजल वन के स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। बट सर एक चीज है, आपने भी ये चीज नोटिस करी हो कि हम भी देखते हैं इतने सालों से, जैसे ही मार्केट में वापस हरियाली आती है, वापस नए ट्रेडर्स नए इन्वेस्टर्स आते हैं। अब आ जाते हैं इनके सवाल पे, इनको करना क्या चाहिए। तो मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि इस लेवल पे तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपने हायर लेवल पे ले रखा है, आपको एक चीज बोलेंगे कि 2200 रुपए का भाव, 2210 रुपए का भाव आपको देखने को मिले, जो भी आपने क्वांटिटी ले रखी है उसका और 40% आप वहां पे खरीदें। उसके बाद अगर बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट आपको देखने को मिल जाता है और 1980 1974 का इसने पहले का जो लेवल दिया है वहां के आसपास आपको देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली वहां पे आप अपनी एवरेज की पोजीशन और बढ़ाएं। और इसके पीछे का एक बेसिक कारण ये है कि देखिए जिस तरीके से सर मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा यहां से ठीक होगा, वापस से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, तो ये जो मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स हैं इनमें भी आपको वापस हरियाली आती हुई दिखेगी। उन लेवल्स पे एवरेज करने के बाद आप चाहें तो लोअर लेवल पे जो आप एवरेज करेंगे उसको पहले 2480 पे डिप्लॉय करें। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो जाते जाते 2920 रुपए के आसपास फिर डिप्लॉय करने की सोचें। तो ये दो लेवल जब आ जाए उसके बाद सर के चैनल के माध्यम से हम फिर जुड़ेंगे। ठीक सर। सर अब जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं, और आज की जो हमने थंब लगाया है वो ये लगाया है कि 55,000 जाएगा बैंक निफ्टी क्या? तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मजबूती दिखा रहा है, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। किरण मिश्रा जी का सवाल है
कह रहे हैं राधे राधे विपुल सर, मेरे पास एसबीआई के 400 शेयर हैं 872 के भाव से, आगे मुझे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन कीजिए। तो सर अगले 5-7 मिनट हम जितने जो PSUs नॉन PSUs के जो शेयर हैं बैंकों से जुड़े हुए, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। एसबीआई से शुरुआत करते हैं सर, 794 पे चल रहा है, 872 के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं, क्या सजेशन रहेगा आपका? सर सबसे पहले तो देखिए, बैंक निफ्टी आपने जैसे ही मुझे दी ना, तो आपने मुझे मेरा लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया। क्योंकि जैसे कि शो के स्टार्टिंग में भी ये बात हुई थी कि हमने यही प्रिडिक्ट किया था कि इस बार अप ट्रेंड जो है वो बैंक निफ्टी से आएगा। और बैंक तो अप ट्रेंड आप देखें, कल जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया था, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे के सारे अपने लाइव जो हाईज है उनको तोड़ते हुए और ऊपर मार्च पास करते हुए जाते हुए दिख रहे थे। मैं समझता हूं बैंक निफ्टी की ये तेजी अभी आपको आने वाले समय में और देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी पे स्टिक अराउंड करें। बैंक निफ्टी का एक बहुत बड़ा ड्राइवर आपको इन दी एब्सेंस ऑफ आईटी बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं स्टेट बैंक पे। तो स्टेट बैंक इन्होंने हायर लेवल्स पे ले रखा है, इन लेवल पे मैं इनको कुछ भी करने का सजेशन नहीं दूंगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर यहां से इनको करेक्शन वापस आता हुआ दिखे, और ये बार बार मैं करेक्शन की बात बोल रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं थोड़ा डीप डाउन, इसके पीछे का सर एक बेसिक कारण यही है जो हमें रिकॉल कर लेना चाहिए कि अभी तक वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अभी तक हम सिर्फ 90 दिन के एक्सटेंशन पे बैठे हैं, अभी बहुत सारा डेवलपमेंट बाकी है। तो अगर ये करेक्ट करता है मार्केट के करेक्शन के आने के बाद, तो 731 735 वहां अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां एवरेज करें, और वो जो एवरेज करेंगे उसको आप डिप्लॉय करने के लिए 800 रुपए तक का मूवमेंट का इंतजार कर सकते हैं। अब यह माने कि ये भाव आता ही नहीं, मार्केट करेक्ट करता ही नहीं, तो फिर स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। इन दैट केस स्ट्रैटेजी ये होगी कि अपनी पोजीशन बनाए रखें। अगर ये मध्यम अवधि के निवेशक हैं तो इस ट्रैजेक्टरी में, इस अपमूव में इनको 900 रुपए तक का भी भाव देखने को मिल सकता है। मगर अगर ये लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल बने रहे। लंबी अवधि में ये 4 डिजिट को भी क्रॉस करता हुआ आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। 4 डिजिट का भी क्रॉस करते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अतुल जी हमारे साथ मौजूद हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। अतुल जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो विपुल जी आप? हम बहुत अच्छे हैं। अतुल जी आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? बस सर, मैं राजकोट गुजरात से बात कर रहा हूँ। ओहो, बहुत अच्छी बात सर। केम छो, सब मजामा? बस फर्स्ट क्लास सर। सर मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ट्रू 500 शेयर है, 2500 शेयर है। हाँ हाँ। और लैंडिंग है 50.25, ठीक है जी, 50.25, ठीक है जी। हाँ जी, राइट। तो अभी मेरे को इसका मतलब अभी काफी टाइम से नीचे चल रहा था, तो अभी काफी नजदीक उसका रेट आ गया है। तो मुझे सर से जानना है कि अभी मैं क्या करूं, जैसे रेट आता है तो निकल जाऊं या इसमें लॉन्ग टाइम के लिए रहना बेहतर है? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। हालांकि अब तो मामला थोड़ा सुधरता दिखाई दे रहा है, तो अब निकलेंगे तो फिर फायदा है नहीं। काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं सर। 2 रुपए के नुकसान में अब रह गया है इनको। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हाँ क्या कह रहे हैं सर? सर मेरा रेट आता है तो तब उस टाइम निकल जाना चाहिए कि मेरे को अभी रहना चाहिए? मतलब बैंक तो अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छा है, तो उस हिसाब से मैं आपकी भावनाओं को, आपके सवाल को पूरी तरीके से मैंने आत्मसात कर लिया है, समझ लिया है सर। और वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ आगे कि सर क्या करना चाहिए अभी। और मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी आपने जो पेशेंस दिखाया है, तो अब जब फल गिरने वाला है तो फिर क्यों निकलना। एक बार पूछते हैं सर से, सर क्या सलाह रहेगी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है, चाहे वो एनपीओ हो या बाकी फ्रंट पे, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, बिल्कुल सही बात है। और अतुल जी की बात सुन के ना बहुत अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि ही वॉज अवेयर। मतलब ऐसा यूजुअली हमको बहुत कम देखने को मिलता है कि उनको क्वालिटी के बारे में भी आइडिया है जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो डेफिनेटली अब मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें बने रहें, और बिल्कुल आपने जो पेशेंस अपना दिखाया है ना, उस पेशेंस के साथ बने रहें, क्योंकि अभी इसमें कोई मैजिक होता हुआ नहीं दिख रहा है। वेरी फ्रैंकली, ये अगर आपका 56 रुपए का एक बैरियर है, वो अगर क्रॉस करता है उसके बाद ही आप इसमें कोई एक अपसाइड देखेंगे। और वो जो अपसाइड भी है, 56 रुपए के बैरियर को अगर ये क्रॉस करता है, और वो जो अपसाइड आप देखते हैं तो वो 70 रुपए तक का एक अपसाइड है जो आपको देखने को मिल सकता है। मगर अतुल जी को मैं एक और चीज कहना चाहूंगा
कि इन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो अभी 70 या 68 रुपए तक का अपसाइड देखा था, वो अब ब्रीच होगा। और अगर ये लंबी अवधि के निवेशक हैं तो ये बहुत इजीली मान के चलें कि अब ये बेस फॉर्मेशन जहां पे कर रहा है, वहां से अब जो रैली कर रहा है, चार्टिकल पैटर्न्स ये सजेस्ट करते हैं 108 से 120 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लंबी अवधि तक बने रह सकते हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें, वो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। इसके अलावा अगले दर्शक का प्रश्न है कैनरा बैंक को लेकर के। कैनरा बैंक पे हमारे दर्शक कह रहे हैं कि अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कैनरा बैंक को लेकर के। काफ़ी लंबे समय से ये रुके हुए हैं। इनका प्रश्न मेरी आंखों से अभी अभी ओझल हो गया सर, तो आप ओवरऑल एक जनरल व्यू दे दीजिए। तब तक जैसे ही मुझे मिलता है मैं इनका प्रश्न आपके सामने पढ़ दूंगा, लेकिन कैनरा बैंक इन्होंने ले रखा था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर इन्होंने बाइंग प्राइस नहीं दी है इसमें, और अभी जो भाव है वो 96 रुपए का चल रहा है। आप देखें ये भी मुझे आउट ऑफ द वुड्स आता हुआ ही दिख रहा है। टेक्निकली एक इसने ट्रेंड रिवर्सल की एक सफर है, जो ट्रेन जो है वो बोर्ड कर ली है। और आप देखें ये जिस तरीके से मूव कर रहा है, बहुत कंफर्टेबली आपको नियर फ्यूचर 110 रुपए का भाव दिखा सकता है। अगर आप एक मध्यम अवधि के निवेशक हैं तो फिर उसके बावजूद भी आप बने रहें, और आपको 125 रुपए तक का भी मूवमेंट ये पर्टिकुलर बैंक दिखाने का दमखम रखता है। 125 रुपये तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इनका प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, मिल गया प्रश्न। कह रहे हैं 87 पे इन्होंने सेल कर दिया था टैक्स बचाने के लिए और 29,000 का लॉस बुक कर लिया। कह रहे हैं वापस 80 के आसपास एंट्री करने का मौका मिलेगा क्या? अब तो सर इतने दिन तक तो 80 के पे था, तब आपने एंट्री ली नहीं, अब आप कह रहे हैं दोबारा 80 पे कब आएगा? तो कुछ टिप्पणी करेंगे सर आप? सर बिल्कुल, मैं इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने लॉस बुक करने के लिए एक एंट्री के लिए ट्रांजैक्शन किया था, कई कबार ऐसा होता है कि हम मिसफॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट होते हैं कि ऐसा ट्रांजैक्शन कर बैठते हैं और फिर हाथ से निकल जाता है। अब अगर इनके पास हैवी क्वांटिटी है तो इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी आपको जब भी 96 रुपए का भाव चल रहा है, 9150 92 के लेवल्स पे मिले ना, जो भी आपने पोजीशन बेची है उसका 60 to 70% पोजीशन आप वापस से रजिस्टर कर लीजिएगा। बाकी हम एक चांस खुला छोड़ेंगे, अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते ये 85 रुपए या 83 रुपए देखने को मिलता है तो बाकी की पोजीशन बनाइएगा। अगर हम ये बोल देते हैं कि आपने लोअर जो 9150 की या 92 की रेंज में पोजीशन बनाई थी, उसके बाद ये नीचे ही नहीं आता है, तो मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, एक उल्टी चीज बोलूंगा कि आप इसका 101 रुपए का भाव जो है वो जैसे ही ब्रीच हो वापस से इसमें बैठ जाइएगा। कारण ये है कि उसके बाद वो लेवल्स जाएगा जो हमने आपको अभी सजेस्ट किए थे। ठीक। हमारे एक दर्शक हैं सर, वो ये जानना चाह रहे हैं कि टेक्निकल लकी के नाम से आईडी बनाई हुई है, कैनरा बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक कौन सा अच्छा है? हालांकि तुलना कोई नहीं है और एचडीएफसी बैंक तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 52 वीक हाई इसने अपना ब्रेक किया है। तो क्या यहाँ से अगर अपसाइड के लिए लिहाज से अगर तुलना करनी हो तो क्या एचडीएफसी बैंक अभी भी और तेज चलेगा या कैनरा बैंक बेहतर रहेगा? क्या सलाह रहेगी आपकी? सर मैं इनसे सवाल करूंगा कि आईफोन 16 प्रो मैक्स या फिर वीवो V21, इनको अपना जवाब उसी में मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको सर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक, इफ आई एम करेक्ट विद माय मेमोरी, हैज बीन गिविंग अराउंड 21% CAGR रिटर्न। सर जब से ये लिस्टिंग हुई है, आप इसका रिटर्न अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये रिटर्न ये देता हुआ आया है। और कुछ साल ऐसे भी हुए हैं इनमें जिसमें बीच में एचडीएफसी बैंक ने रिटर्न नहीं दिया है, और एचडीएफसी बैंक ही कुछ चुनिंदा ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स में से है जो एटलीस्ट डेकेड टाइम से इसने अपने रिजल्ट में ग्रोथ ही दिखाई है, नेगेटिविटी दिखाई ही नहीं है। ये एक बहुत ही उम्दा बैंक है, आप बिल्कुल भी इसमें नहीं डरें। अगर आप दोनों के बीच में पूछ रहे हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सर देयर इज नो कंपैरिजन। उसके पीछे का कारण, शॉर्ट टर्म में हाई बीटा जरूर आपको कैनरा बैंक दिखा सकता है, मगर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एचडीएफसी बैंक की तरफ रुख कर लें, क्योंकि लंबी अवधि में एचडीएफसी बैंक का कोई मुकाबला नहीं। ठीक। अब जरा आईसीआईसीआई बैंक भी देख लीजिए सर, प्राइवेट की बात हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों में तुलना करनी, और या फिर इन तीनों में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस, इन तीन में आपको बेहतर कौन लग रहा है अगर एक को चुनना पड़े तो?
सर देखिए, अब आपके घर में 3 बेटे हैं और आपको तीनों में से ही चुनने के लिए बोल दिया जाए तो आप ये जरूर बोल सकते हैं कि बड़े वाला जिम्मेदार है और जो बीच वाला है वो मेहनती है और जो छोटा वाला है वो शैतान जरूर है, मगर वो काम का है, वो ऐसे काम निकाल सकता है जो कि कोई भी नहीं निकाल सकता। तो सर बड़ा वाला बेटा हो गया मेरा एचडीएफसी बैंक, जो कि जिम्मेदार है और मेहनती है आईसीआईसीआई बैंक, और शैतान मगर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला कोटक बैंक। इनमें आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये तीनों, अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, ये तीनों आपके बच्चे होने चाहिए और इनमें आपका इक्वल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये वो तीनों त्रिदेव है बैंक सेक्टर के, जो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। जब भी आपको मौका मिले आप इसमें एसआईपी रूट में इन तीनों में इन्वेस्ट करें, आप हमेशा खुश रहेंगे। अब एक चीज़ बताइए सर, अब जैसे ये जो मिड कैप बैंकिंग वाले शेयर हैं पीसीओ वाले, उनमें क्या करें? जैसे यूको बैंक आ गया, अभी आपने कैनरा बैंक पे डिस्कशन किया, पीएनबी हो गया, ये 100 रुपए के नीचे, कुछ लोग 50, कुछ शेयर 50 के नीचे हैं, जैसे साउथ इंडियन बैंक हो गया। यहाँ पर कोई पसंद आ रहा है क्या आपको, या फिर अभी आपको लग रहा है कि इनमें रिकवरी आने में, तेज़ी आने में समय लगेगा? सर बहुत बहुत ही आपने मतलब मेरे दिल की बात छीन ली। और अभी मैं, अगर अपन कंक्लूड कर रहे होते इस कॉन्वर्सेशन को, तो मैं एक शूरवीर को जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट जी। है। और ऑल टाइम फेवरेट इसलिए सर क्योंकि 28-29 रुपए से ना मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत लोगों को रिकमेंडेशन देता हुआ आया हूं और इसने बहुत अच्छा अपसाइड रजिस्टर भी किया था। और उस टाइम वो बोलते हैं ना कि आप अपनों के प्यार में पागल हो जाते हैं। 28-29 रुपए, 30 रुपए का दिलाया हुआ स्टॉक को मैंने 130 में भी और अपसाइड देखा था। वो 36 से रिवर्सल दिया और फिर इसने ही मेरी सबसे बड़ी बदनामी भी कराई थी। बट एनी हाउ 86 के लेवल पे ये रिवर्स कर चुका है। नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। वापस तैयार हो रहा है, बेस फॉर्मेशन कर लिया है, अब ये बुलिश ट्रेंड को पकड़ रहा है। और अब ये बुलिश ट्रेंड जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, मैं एक चीज आपको बता देता हूं सर, 168 से 170 रुपए का लेवल आपको मध्यम से लंबी अवधि के टाइम में ये दिखाएगा ही दिखाएगा। बहुत अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छा मार्केट पेनिट्रेशन है। इंटरनेशनल बिजनेस में भी आप देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद अगर कोई पीएसयूज में है तो वो पीएनबी है। आप इसमें अपनी नजर बना के रखें, जहां पे आपको लोअर लेवल्स पे मिले बिल्कुल इसको पकड़ ले, जाने ना दे। जाने ना दे। तो पीएनबी है बेस्ट स्टॉक इस समय के लिहाज से। अगर हम रिटर्न के लिहाज से देखें, 100 रुपये के आसपास चल रहा है, 170 तक के टारगेट दिए गए हैं, तो इससे बेहतरीन रिटर्न और क्या मिलेंगे। और अगर निश्चित रूप से मानिए कि जब प्राइवेट बैंकों की तेज़ी थोड़ी सी कम होगी और उसके बाद से ये मिड कैप पीएसयू वाले शेयर काफ़ी तेज़ी से जो है भागेंगे। पिछली बार भी ऐसा ही साइकिल देखने को मिली थी और इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ऐसा देखने को मिले। चलिए तो सर बैंकों पे चलते चलते लास्ट कमेंट, 2-3 शेयर जो आदमी के, किसी भी व्यक्ति के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, निवेशक के। बैंक्स में से, हाँ बैंक की बात ही कर रहे सर 5 देता हूं मैं, 2-3 पे क्यों अटक रहे हैं, पर 5 पे चलते हैं सर। हाँ। आपको जो पसंद आए इन 5 में से चूज कर लीजिएगा। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पीएनबी, ये 5 मेरे फेवरेट है। आप चाहें तो डिस्क्लेमर मैं अभी इन पे ये भी दे देता हूं, ये 5 ही मेरे पोर्टफोलियो में है और बहुत लंबे समय से हैं और मैं कोई नियर टर्म में इनको छोड़ने के मूड में नहीं हूं।